प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, आदर्श और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश के 45 लाख घरों में नल से मिलेगा पानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत। ऐतिहासिक धरोहर फॉसिल्स को संरक्षित करने की तैयारी। वन विभाग जल्द बनाएगा एक्शन प्लान। और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री ने दिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यवस्था के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना की मंगलवार को शुरुआत की। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 45 लाख परिवारों को नल से शुद्ध पानी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य इस लक्ष्य को हर हाल में निर्धारित समय अवधि में पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि घर आंगन में नल से जल आपूर्ति का सबसे ज्यादा लाभ हमारी माता बहनों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य के बजट में इसके लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत इस साल 22 लाख से अधिक परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का काम पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के सपने को पूरा करने के लिए लोगों तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराना जरूरी है। ग्रामीण अंचलों में जल जनित रोगों से लोगों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से इस समस्या से निजात मिलेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 7,162 योजनाओं के लिए 3,499 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसके पूरा होने से 8,85,000 घरों में जल आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन मिल जाएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। कार्यक्रम के दौरान रायगढ़, कांकेर, बीजापुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर समेत विभिन्न जिलों से जल जीवन मिशन के हितग्राही, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलों के हितग्राहियों से बातचीत भी की। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का परिणाम अब धरातल पर दिखने लगा है। महासमुंद जिले में भी टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के कारण जिले की 3 ग्राम पंचायतों और 34 गांवों में 100% टीकाकरण हो गया है। जिले के अधिकारियों ने बताया कि टीका लगवाने के बाद ग्रामीण खुद ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। साथ ही टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को भी वे दूर कर रहे हैं। क्षेत्र में मितानिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरपंच और सचिव सभी को वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी का परिणाम है कि जिले के अर्जुंदा, खुसरूपाली और जोगीडिपा ग्राम पंचायतों में सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है। ग्राम पंचायत जोगीडिपा आदिवासी बाहुल्य होने के बाद भी यहाँ के सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। गांव की मितानिन ममता लहरे ने बताया कि शुरू में लोग टीका लगवाने से दूर भाग रहे थे, लेकिन टीकाकरण से होने वाले फायदे बताने के बाद ग्रामीण खुद ही वैक्सीन लगवाने को तैयार हो गए। डरत रही सर हमारे गांव के कि वैक्सीनेशन हमन नहीं लगवानी से करके हमन 2-3 महीना से बहुत प्रयास करे हैं कि हमारे गांव हाँ वैक्सीनेशन पूरा हो जाए 100% ऐसे करके हर घर, हर गली, हर जगह में बोलत रहें कि वैक्सीनेशन जल्दी करवाओ ताकि ये कोरोना से दूर रहूँ। एक से जो
ओला यह मिली। गांव के सरपंच मनिहार ध्रुव ने बताया कि सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के कारण ही यहां पर 100% टीकाकरण संभव हो सका है। हमारे यहाँ ऐसे सर कि जितना भी अभी हमार मितानी आंगनबाड़ी और जो अपन पंच है ऐसे कोई कि हमन अपन सब युद्ध मिल के ना घर घर जाके बोलें कि वैक्सीन लगा लो, कोरोना से वही बचाव है। वहीं महासमुंद जिले के कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा है कि 100% टीकाकरण के पीछे ग्रामीणों की जागरूकता और जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अमले का सहयोग प्रमुख कारण रहा है। विशेष बात यह है कि हमारे जिले के 3 ग्राम पंचायत और 33 ग्राम ऐसे हैं जो कि वहाँ के नागरिकों, वहाँ के जनप्रतिनिधियों, विशेषकर वहाँ के समाज प्रमुखों, वहाँ के सरपंच पंच, उनके प्रेरणा से और उनके प्रोत्साहन से 100% टीकाकरण कार्य पूरा हो चुका है। उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले में अब तक 3,19,542 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का 100% और 18 साल से अधिक उम्र के 49,500 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के उच्च विचार, श्रेष्ठ आदर्श और लोगों की सेवा के प्रति उनका समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और उनके इस सपने को भारतीय जनता पार्टी ने सन 2019 में पूरा भी किया। अब कश्मीर भारत का अंग है। हमारे जनसंघ के संस्थापक और जिन्होंने कश्मीर को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आज बलिदान दिवस है, और कश्मीर भारत का अंग बने, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, इसकी लड़ाई लड़ी, दो नहीं चलेगा। और हम सबको गर्व है इस बात का कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के सपने को 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 और 35A को समाप्त किया। अब कश्मीर जो है वो भारत का ही अंग है। राजधानी रायपुर की तरह बिलासपुर में भी डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने वृक्षारोपण कर हरियर जोन बनाने की शुरुआत की। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित चौक पर डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा नेताओं ने उन्हें याद किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मानती है और उनके नेता ने भी ये कहा भी है कि राजनीति जरूरी हो, पर यह केवल सत्ता का माध्यम न हो बल्कि समाज और लोगों के हित के लिए हो। हमारे नेता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और इस बलिदान दिवस के अवसर पर पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज से शुरुआत हुई है, जो उनके जन्म दिवस 6 जुलाई तक चलेगा और ये पूरा कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम चूँकि भारतीय जनता पार्टी मानती है और हमारे नेता का भी ये कहना रहा हमेशा कि राजनीति ज़रूर हो, राजनीति सत्ता का केवल माध्यम ना हो बल्कि समाज के हित का हो और लोगों के हित संवर्धन के लिए राजनीति अगर होती है तो उस राजनीति का एक उचित ध्येय होता है। उसी ध्येय को लेकर हमने हरियर जोन में आज इसको बदलने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरुआत करी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से वृक्षारोपण के माध्यम से हरियर जोन बनाने के अभियान की शुरुआत भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा और पशुओं को होने वाली बीमारी से बचाने के लिए
पिछले साल की तरह इस साल भी 1 जुलाई से रोका छेका अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सुराजी गांव योजना के तहत गांव में बने गौठानों को क्रियाशील बनाने के लिए गौठान समितियों का गठन करना और गौठानों में सुरक्षित भूमि में चारागाह विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक, गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को राशि अंतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने 1 जून से 15 जून तक खरीदी किए गए गोबर की राशि सहित गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में कुल 7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। इसके साथ ही इस योजना के तहत अब तक गोबर विक्रेताओं को 96 करोड़ 64 लाख और गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 17 करोड़ 55 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना हमारी ऐसी योजना है जिसका लाभ साल भर के भीतर ही योजना के हितग्राहियों, समिति और समाज को मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि इसके तहत क्रियाशील गौठानों में से 20% गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्मित 100% गौठानों को सक्रिय किया जाना जरूरी है। उन्होंने राज्य के उन गौठानों में जहां गौठान समितियों का गठन नहीं हुआ है, वहां प्रभारी मंत्रियों को जिला प्रशासन के समन्वय से 1 सप्ताह के भीतर गौठान समिति के गठन की प्रक्रिया पूरा करने को भी कहा। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में गठित लोकसभा की कमेटी ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को सराहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भारतीय मौसम विज्ञान ने देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में 1 या 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बताया गया है कि अगले 24 घंटे से 36 घंटे तक छत्तीसगढ़ के सरगुजा, पेंड्रा और बिलासपुर के अधिकांश हिस्से में लगातार बारिश हो सकती है, जबकि रायपुर शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिए हैं। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में ऐतिहासिक धरोहर फॉसिल्स को संरक्षित करने की क्षेत्रवासियों की मांग जल्द साकार होने की संभावना जताई जा रही है। हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैले फॉसिल्स को संरक्षित करने की मांग विगत कई वर्षों से जारी है, जिसे देखते हुए वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे इसका निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि मनेन्द्रगढ़ के हसदेव नदी के तट पर करोड़ों वर्ष पूर्व जीवाश्म के अवशेष इतिहास के प्रमाण हैं। इसके लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पत्राचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि फॉसिल्स का संरक्षित करने का बेहतर कार्य योजना तैयार किया जाएगा ताकि लोग पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के विकास के क्रम के बारे में जानकारी ले सकें। और जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसके हिसाब से जहाँ भी जीवाश्म मिलते हैं, जहाँ भी फॉसिल्स मिलते हैं, वो एरिया एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एरिया होता है, क्योंकि इतने पुराने इतिहास का एक प्रमाण है, जीवंत प्रमाण है। तो इस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने के लिए और एक फॉसिल पार्क के रूप में डेवलप करने के लिए क्षेत्र देखने के लिए हम लोग आए हैं। फॉसिल्स को संरक्षित करने की पिछले कई सालों से मांग कर रहे वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कोरिया की धरती कुदरती धरोहर के मामले में प्राचीन समय से ही संपन्न है। हसदेव नदी के तट पर फॉसिल्स की पुष्टि बिरबल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के वैज्ञानिकों ने की है। ऊंचाई की रिपोर्ट के अनुसार ये 28 से 24 करोड़ साल पुरानी धरोहर है और इसको 1982 में इन लोगों ने जीएसआई ने नेशनल जियो मॉन्यूमेंट के रूप में एक धरोहर घोषित कर चुके हैं। 1954 में इसकी खोज हुई थी। लगातार हम लोग करीब पिछले 10 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको उठाया आगे लाया जाए, क्योंकि भारतवर्ष में जिन 4-5 जगहों पर मिल रहे हैं इस तरह के जियो फॉसिल्स, वो जियो फॉसिल्स में मनेन्द्रगढ़ एक अहम दर्जा रखता है, जिसके पास अभी सुरक्षित स्थिति में है।
उल्लेखनीय है कि भारत में फॉसिल्स के सीमित प्रमाण ही मौजूद हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के सुबासुरी, झारखंड के राजहरा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और सिक्किम के खेमगांव शामिल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के हसदेव नदी तट पर पैलिसीपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स, बैक्रियोपेड्स, इब्रोजोनस, क्रेनाइट्स प्रजाति के जीवाश्म की मौजूदगी पाई गई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।